देखो पहली बात, जब ये सीसेट का टेस्ट होगा ना तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी 5 क्वेश्चनों का टेस्ट लूँगा मैं, ये चीज़ याद रखना। 5 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा आप लोगों का, क्योंकि 8th क्लास जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो उसमें जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा 5 क्वेश्चनों का, और वो बिना देखे लिखना है। ये तो चलो मैं आपको देख देख के लिखने की आज़ादी दिया था, पर वो जो टेस्ट होगा वो आपको बिना देखे लिखना है। चलो आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन। भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। जैसे परसों की क्वेश्चन लिखा है, एक दिन पीछे चल रहे हो युवराज, साथ साथ लिखिए। भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प व वस्त्र उद्योग सदियों तक वैश्विक व्यापार में अग्रणी रहा है, किंतु औपनिवेशिक काल में जब रहा है तो किंतु के बीच में ये क्यों आएगा? सोचो हिंदी ऑप्शनल है तब ये हालात है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में विशेष 18वीं शताब्दी में उद्योग पतन की ओर गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था व समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, पतन के प्रमुख कारण औपनिवेशिक नीति, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उच्च दर पर आयात प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अब देखो इन्होंने पतन के क्या प्रमुख कारण बताए हैं। औपनिवेशिक नीतियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उच्च कर आयात पर प्रतिबंध और ब्रिटिश माल के लिए मुक्त बाजार। ठीक है। मशीन आधारित वस्त्र, इंग्लैंड में सस्ती मशीन निर्मित वस्त्रों का भारत में आयात। कच्चे माल का शोषण, कच्चे माल का शोषण क्या होता है भाई? ये तो ये लिखोगे कच्चे माल द्वारा शोषण, या कच्चे माल का निर्यात। भारत से कपास का निर्यात परंतु तैयार माल इंग्लैंड से आयात। व्यापार नीति बोल लो। परिवहन संचार का विकास, रेल मार्ग ने ब्रिटिश वस्त्रों में आंतरिक बाजार तक पहुंचा दिया। ठीक है। स्वदेशी शिल्प की बदहाली, कारीगरों को पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रभाव का आकलन, आर्थिक प्रभाव, परंपरागत उद्योग ध्वस्त, भारत कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया। ठीक है। सामाजिक प्रभाव, लाखों बुनकर शिल्प बेरोजगार, गरीब और कर्जदार बढ़ गए, कर्जदारी बढ़ी। सांस्कृतिक प्रभाव, स्थानीय कला शिल्प संप्रदाय कमजोर हो गई। राजनीतिक प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ा, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन केवल आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके समाज और राजनीतिक पर भी दूरगामी असर डाला। यही कारण कि स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी उद्योग के पुनः जागरण के स्वतंत्रता संग्राम का अब भी हिस्सा रहा है। 10 में से आपको 4.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत और अच्छा कर सकते थे, ठीक है, परंतु फिर भी अच्छा लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। नगीना टेस्ट होगा हिस्ट्री का, जैसे 8th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, एटलीस्ट वो टेस्ट तो देना तुम। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के प्रति विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ना यूपीएससी में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। देखना मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा आपको, या फिर आपको इथिक्स में मिलेगा, पर आया हुआ क्वेश्चन है जरूर। चलो देखिए, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही शिक्षा का व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन मानते थे, परंतु उनके दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य में कुछ समानताएं भी थी, कुछ भेद भी थे। एकदम सही बात है। शिक्षा का उद्देश्य, गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और सत्य अहिंसा के मूल्यों का विकास मानते थे। वे शिक्षा को आत्मनिर्भरता और ग्राम जीवन से जोड़ते थे। उनके अनुसार शिक्षा बौद्धिक नहीं बल्कि नैतिक और व्यवहारिक होनी चाहिए। एकदम सही बात है। टैगोर शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य सृजनात्मक और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास मानते थे। वे जीवन को सौंदर्य, कला और पद्धति से जोड़ने वाले आदर्शवादी दृष्टिकोण पर बल देते थे। उनके अनुसार शिक्षा का काम बंधन तोड़ना और मनुष्य को विश्व नागरिक बनाना भी है। बहुत अच्छा। माध्यम और पद्धति, गांधी जी बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का प्रतिपादन किया। शिक्षा का उत्पादन कार्य, शिल्प और उद्योग आदि से जोड़ने का सुझाव दिया। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम मानते थे। टैगोर शिक्षक पद्धति को खुली हवा से जोड़कर देखते थे। शांति निकेतन की स्थापना, जहाँ संगीत, कला, साहित्य और विज्ञान को खुले वातावरण में पढ़ाया गया। बहुभाषा और बहुसांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी बल दिया। व्यक्ति और समाज का संबंध, गांधी जी शिक्षा के अंदर समाज और ग्राम स्वराज था। वे व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनकी दृष्टि व्यवहारिक और सामाजिक सुधार की ओर झुकी हुई थी। सही है। टैगोर वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और वैश्विक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते थे। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को संकीर्णता से मुक्त करना और सार्वभौमिक चेतना देना। समाज के पेशे व्यक्ति के आत्मविश्वास प्रक्रिया पर भी अधिक बल दिया। धर्म और नैतिकता, गांधी जी शिक्षा में धार्मिकता और नैतिकता का समावेश आवश्यक मानते थे। सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम उनकी शिक्षा दर्शन के मूल आधार थे। सही है। टैगोर धर्म को मानवीय संवेदना और प्रेम के रूप में देखते थे और नैतिकता सौंदर्य मानवतावाद से जोड़ते थे, किसी विशेष आस्था से नहीं।
अब देखो फिर भी इसने कुछ पॉइंट मिस कर दिए जो एनसीईआरटी में थे, और वो तो मैं कभी नहीं जाऊँगा उठा के फेंक दूंगा कि एनसीईआरटी में जो दिए वो पॉइंट आप मिस करो, चाहे आप कहीं से भी देख के लिखिए, पर पहला एनसीईआरटी को बेस ज़रूर बनाइए आप। उसमें एक पॉइंट पर ये था। सर ये क्वेश्चन तो एथिक्स में पूछा था ना। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है एक क्वेश्चन। अब तो जैसे अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री का अकॉर्डिंग लिखा है या एथिक्स के अकॉर्डिंग लिखा है तो कुछ चेंज होगा कि सेम एज इट इज जाएगा? नहीं नहीं ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। थोड़ा बहुत एथिकल वैल्यूज़ को जैसे इसमें था, गांधी जी मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें नैतिक जरूर होनी चाहिए, नैतिकता जरूर होनी चाहिए, तो उस तरीके से लिख सकते हो ना, अंतर वो सब कुछ चीज़ें वही रहेगी। अब जैसे एक पॉइंट इसमें यह था कि टैगोर जो ना मतलब लोकल लैंग्वेज प्लस जो इंग्लिश लैंग्वेज थे उन दोनों को प्रमोट करते थे, गांधी जी ओनली लोकल लैंग्वेज चाहते थे। एक अंतर सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया था, और अंतर दिए थे, ये एनसीईआरटी से लिखा ही नहीं। महात्मा गांधी भाई पहले एनसीईआरटी को प्रिफेयर किया करो पॉइंट चुनने में, उसके बाद में। और दूसरी बात, तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहली बात कुछ बिंदु आप समानता की लिखिए दोनों में, और फिर कुछ असमानता के पॉइंट लिखिए, तो और अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर भी इन्होंने पॉइंट भी लिखा है, पर फिर भी कुछ पॉइंट मिस कर दिए जो एनसीईआरटी में लिखे थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों शिक्षा के व्यक्ति और समाज के उत्थान का मूल साधन माना, परंतु उनकी दृष्टि अलग अलग थी। गांधी जी शिक्षा ग्राम जीवन, ग्रंथ श्रम और नैतिकता पर आधारित थी, दूसरी तरफ टैगोर शिक्षा पद्धति, कला, स्वतंत्रता पर आधारित थी। अरे नहीं, ये कंक्लूजन नहीं होगा, ये तो वही बात होगी। आपको लिखना चाहिए था महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर का, चाहे दोनों का उद्देश्य एक जैसा हो या थोड़ा बहुत असमान भी नजर आता हो, परंतु जो मूल उद्देश्य था वो भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, स्वतंत्र सोचने की शैली दी और एक स्वतंत्र जीवन शैली दी, तो वो ही आगे जाके व्यक्ति उनको पाने के लिए आकर्षित हुए और इसी के कारण हमें स्वतंत्रता आज़ादी मिली। थोड़ा मैच्योर बनने निष्कर्ष लिखने में। तो ये मान के चलो अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ये इसमें आपको 4 नंबर ही मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन। सना तुम्हारा कहाँ आंसर? लिखा ही नहीं होगा, शाबाश। हाँ यही बहादुरी करिए। चलो देखो कविता ने क्या लिखा है, अब देख लो तुम लोग क्या ही पढ़ाई करे हो। महात्मा गांधी है रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के प्रति विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं पहले बोला था। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं और फिर भी तुम लोग इग्नोर करें। कविता पहले ना इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना। भूमिका जरूर बनाइए उस क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैं कविता के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ तो आप कविता का पहले बैकग्राउंड दूंगा ना, कविता कहाँ से है भाई। पहले इस दुनिया में बहुत सारी कविताएं हैं, तो मैं पहले बताऊंगा ना भाई कहाँ की कविता। तो पहले महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए, भूमिका इंट्रोडक्शन दीजिए आप, फिर उसके बाद में मेन बॉडी पे जाइए। आप डायरेक्ट मेन बॉडी पे पहुँच गई है, तो ये आपका 1 नंबर गया काम से। -1 नंबर हो गया, -1 नहीं तो हाफ नंबर तो जाता ही है इंट्रोडक्शन का। महात्मा गांधी शिक्षा के प्रति विचार। गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम माना, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता, शारीरिक व्यवसायिक कौशल और नैतिक मूल्यों का समावेश हो। इन्होंने बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना का प्रस्ताव, जो मातृभाषा को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आधारित शिल्प कौशल पर केंद्रित थी। किसी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता वैसा ही बन जाता। महात्मा गांधी। ठीक है। रविन्द्रनाथ के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास वही शिक्षा है जिसमें रचनात्मकता, स्वतंत्रता, प्रकृति के साथ जुड़ाव और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास शामिल है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों सम्मिश्रण चाहते थे। हाँ ये पॉइंट देखो, युवराज के उसमें आंसर में मिस था ये पॉइंट। तुलनात्मक अध्ययन शिक्षण पद्धति। व्यवहारिक शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षण विधियों को प्राथमिकता दी ताकि व्यक्ति में, ये देखो ये बहुत अच्छा तरीका है। टेबल लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपर्स की निशानी है। देखो ये अब इन्होंने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। गरिमा की भावना विकसित हो। छात्रों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करने हेतु खुले वातावरण में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। संस्थान नई तालीम के दर्शन पर आधारित बुनियादी शिक्षा संस्थानों की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना, जिसमें शिक्षा प्रकृति और कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी एकीकृत थी। दर्शन शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए और समग्र विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। नैतिक मूल्य शिक्षा के प्रति अधिक लचीले, रचनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण में विश्वास जो सामंजस्यपूर्ण विकास करे। शाबाश। पाठ्यक्रम आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करेगी और व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करेगी। शिल्प केंद्रित शिक्षा। वहीं टैगोर शिक्षा वो जो कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से रचनात्मकता को बढ़ावा दे, आत्मसाक्षात्कार हो।
केंद्र शिक्षा अधिक व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। चरित्र निर्माण, सार्वभौमिक मान्य मूल्य को उपस्थित करनी चाहिए। भाषा, गांधी जी के प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। मातृभाषा, वैश्विक आंदोलन के रूप में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक प्रभाव, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक संजानी के अनुरूप डालने को लेकर कम चिंतित थे। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो वैश्विक आंदोलनों के संपर्क में हो, व्यक्ति की समझ को समृद्ध करें। आप देखिए इन्होंने निष्कर्ष कैसे लिखा है, इससे पता लगेगा कितनी समझ है आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा का लक्ष्य आत्म साक्षरता, जो प्रकृति के सानिध्य में कलाओं के समावेश के साथ आनंददायक व मुक्तिदायक प्रक्रिया के रूप में। वहीं महात्मा गांधी के अनुसार स्वदेशी पर आधारित व्यक्ति को आत्मनिर्भर देश के लिए उपयोगी बनाए सर्वगण विकास के रूप में देखा है। ठीक है, थोड़ा एक और दो लाइन जोड़ दे तो और अच्छा निष्कर्ष हो जाता। फिर भी ठीक है, आपका अच्छा है। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है आपने ये मान सकते कि इंट्रोडक्शन नहीं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई नहीं। तो आपको आराम से इसमें से आपने टेबल फॉर्मेट बना के लिखा है, बहुत अच्छा है। तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे इसमें। अच्छा लिखा है, परंतु आपने दिमाग लगाया है। कहाँ से देख के लिखा है कविता? फिजिक्स वाले से। अच्छा अच्छा, PYQ क्वेश्चन है तो आपने वहाँ से जाके देख लिया है। चलो कोई नहीं, कहीं से भी लिखा, अच्छा लिखा है। परंतु चलो वो हिस्ट्री की NCERT कहाँ गई? ये मैंने पिन नहीं किया क्या, छोड़ो। उसको पिन करना पड़ेगा आज। डेली आंसर लिखिए, ऑटोमेटिक आप आंसर लिखना सीख जाओगे। कोई नहीं, अभी देख के लिखिए, परंतु याद रखना जब मैं टेस्ट लूँगा तो बिना देखे लिखना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसमें तो आपको बिना देखे लिखना। अभी देख के लिखने के लिए बोलता हूँ, इसी बहाने आपका NCERT का दोबारा रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएगी लिखोगे। परंतु जब टेस्ट होगा तो आपको बिना देखे लिखना होगा। तो फिर यही क्वेश्चन रहेंगे क्या? 9 क्वेश्चन तो बदलूंगा मैं। ये क्वेश्चन क्यों दूंगा? पर हाँ, इन्हीं चैप्टरों पे आधारित रहेंगे। पर हाँ, मैं ऐसा करूँगा पूरे चैप्टर के आधारित कर दूंगा। चलो, कल अपन यहाँ तक कर लिए थे ना। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से UPSC PT में बने हैं। महिलाएं जाति एवं सुधार, आपकी बात देखना, जो आपकी बार क्वेश्चन आया था ना, वो भी मिलेगा आपको इसमें। ये देखो, सती प्रथा कितनी अघोर अमानवीय प्रथा थी। सती बालक सोलिन द्वारा बनाया गया चित्र है। भारत आने वाली यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। सती प्रथा पूरी सामाजिक बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। चलो, अगर आज सोचो कि आज के दौर में सती प्रथा होती तो कौन कौन तैयार था मरने के लिए, बताइए। कविता, तुम तैयार थी? सना, तुम? मैं तो पहले शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर देखेंगे सती प्रथा तो। नगीना, तुम? कोई है जो है ऐसी कोई, मतलब अब देखो अभी आप लोग तैयार नहीं हो रहे हो ना, पर मैं बता सकता हूँ गारंटी। देखो, ऐसे कोई भी तैयार नहीं होता, चाहे जो इस महिलाएं जल रही है, पर जब आपका स्वाभिमान से जोड़ दिया जाए और आपको उसी में लगे कि भाई यही जो है जीवन का परम लक्ष्य हो, तो इंसान वो चीज़ कर लेता है। जैसे अभी आर्मी के जो जवान होते हैं, भाई कौन मरना चाहेगा, पर उनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है भाई, उनको माहौल होता है ना। हाँ, तो वो चीजें करता है। अब भी हम ऐसे बोल रहे हैं, हमारा माहौल ऐसा है, वो वैसा माहौल था। अबे जो कविता है ना, वेस्ट राजस्थान से है। कविता, तुम्हारी तरफ ऐसा होता है ना कि मैंने जो सुना है कि जो वेस्ट राजस्थान में जो महिला विधवा हो जाती है, उनको एकदम घर से एकदम साइड में कर दिया जाता है, ये बात सही है? हाँ, फिर उनको किसी किसी को तो डॉक्टर घोषित कर देते हैं। हमारे गांव में भी होता है, अभी भी घोषित करते हैं। फिर उनको पास में से नहीं गुजरने के। नहीं, देख लो, ये देख लो, आज हाँ, ये है आज के भारत। सोच लो, वेस्ट राजस्थान में आज भी विधवाओं के साथ वैसा बिहेव होता है जैसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जो पुराने ज़माने में होता है वैसा। उनको सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वो कलरफुल साड़ी भी नहीं पहनेगी, वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकती, वो किसी शादी समारोह में भाग भी नहीं ले सकती। सोचो, आज भी, आज की हकीकत है ये वेस्ट राजस्थान की। कविता, सही बता रहा हूँ ना मैं ये बात? नहीं, सफेद साड़ी वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी शादी ब्याह में नहीं जाते तो। हाँ, तो मतलब वही बात हो गया ना, मतलब खाना पीना, अच्छा खाना पीना,
मतलब उसका मूल उद्देश्य होता है कि जैसे आपका शारीरिक आकर्षण जो है, कोई आपको शारीरिक रूप से आप किसी की ओर आकर्षित ना हो पाओ और न ही कोई आपकी तरफ शारीरिक रूप से आकर्षित हो पाए, ताकि आपके अनैतिक संबंध ना बने। ये है वहाँ की सामाजिक नैतिकता। यही होता था सती प्रथा का उद्देश्य। एक तरीका से देखोगे तो सती प्रथा का दूसरा रूप ही है ये। हकीकत बात तो यही हुआ ना। तो सोचिए, और ऐसा मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह हर समाज में है, पर ये हकीकत है, आज भी हकीकत है ये चीज़। चलो कोई नहीं, पर गलत जो है गलत है, ये चीज़ याद रखना। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। अगर हाँ, ये और है कि अगर आप ऐसे बातें बोल दोगे किसी प्लेट, तो करणी सेना जैसी है, ऐसे मार देंगे आप लोगों को। करणी सेना तुम्हारी तरफ भी चलती है? नहीं। अरे है, क्या बात करें, वेस्ट राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रभाव है करणी सेना का। मैंने तो नाम याद सुना है। अरे राजपूतों की है ये। और यही तो जब पद्मावत का इन्होंने तो विरोध किया था, पद्मावत मूवी का। मतलब करणी सेना मतलब क्या होता है? करणी सेना ये होती है कि जो सामाजिक जो नियम है, कानून है, वो होने चाहिए। महिलाओं को दास होना चाहिए तो होना चाहिए। मतलब वो सामाजिक हाँ, कानून। राजपूत वो तो भी ऐसे ही है, पर अरे राजपूतों में वही जो मैं बता रहा था ना, साड़ी प्रथा, वो राजपूतों में चलती है अभी भी। वेस्ट राजस्थान में अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत खतरनाक है। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त है राजपूत, जो वहाँ के दोस्त है, वो ऐसे बोलते हैं कि हम अपनी पत्नी का चेहरा है ना ओनली कमरे में ही देखते हैं, बाहर वो हाँ, अपनी वो पत्नी। होता है ऐसे। वो तो राजपूत तो है, लेडीज जाती नहीं है खाना खाने भी कहीं पे भी, अब देख लो, अपने घर पे ही रहती है खाली। ये है, ये हकीकत बता रहा हूँ। मैं देखो, मेरे मतलब ऑल ओवर इंडिया हर जगह दोस्त है, तो मुझे पता है कि किस समाज में क्या समस्या है। तो ये हकीकत बता रहा हूँ वेस्ट राजस्थान की। और वहाँ आज भी कास्टिज्म, सुनो सुनो, कास्टिज्म वहाँ पे इतना हाई है। आज भी अगर SC ST का चले जाएगा ना, तो उनके पहली बात तो खिलाएंगे नहीं घरों में, अगर खिलाएंगे भी तो उनके लिए अलग बर्तन है। आज की बात, चाहे हाँ, IAS बर्तन वाली बात सही है। आज आज चाहे IAS अधिकारी चला जाए, हकीकत बात यही है, आज भी सोच लो। हाँ, वो गांव वाले ऐसे होते हैं, उनकी वो पुरानी विचारधारा है, वो ऐसे ही मानते हैं। मैं तो बोलती हूँ नहीं, मैं तो साथ में खाना खा लेती हूँ, फिर बोलते ऐसे नहीं करना था, तुम ऐसे हो गए, तुम ऐसे हो गए। देख लो, ये देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठी कविता। भाई मैं आज तो भी नहीं मानती भारतीय खाना। समाज, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। भारतीय समाज आज भी, जो सोच लो कि जो उस टाइम एंशियंट मिडिवल काल में जैसा समाज था, आज वैसा ही बना हुआ। पर सोचो कि समय पहुंच गया 21वीं 22वीं सदी में, अपन आज जी रहे हैं। वहाँ सोचो कि एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है, दिल्ली का जो कल्चर है, मतलब इंडिया में बेंगलोर मुंबई इनका जो कल्चर है, और वहीं एक ग्रामीण समाज है, वहाँ पे सोचो ये चीज़ें चल रही है। तो कैसे साम्यता आएगी? कोई चांस नहीं है। कैसे महिला को वुमेन एम्पावरमेंट होगा? कैसे महिलाओं की समस्या दूर होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो लोग गाँव में रह रहे हैं ना। तो वही बात, लोग फ्री होते हैं, वो कुछ काम धंधा होता नहीं है। चलो आगे देखो। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज विश्वविद्यालय में जाती थी और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती थी। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। तो आज ये है, परंतु ऐसा नहीं, वहाँ मार दिया जाता है। जो करनी जैसी सेना है ना, वहाँ पे अगर अदर कास्ट मैरिज कर लिया तो मार देते हैं। जैसे ये हरियाणा में खाप पंचायत सिस्टम चलता है, वैसे राजस्थान में भी चलता है। कोई राजस्थान कोई अछूता शैली है इन चीज़ों से? गुजरात में बहुत खतरनाक है, अगर आप अदर कास्ट मैरिज कर लिए। ये जो ना, आज भी अगर आप देखोगे वेस्ट के जो जितने भी राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब ज़रूर है, थोड़ा विकसित हो गया है, वहाँ कास्टिज्म में ज़्यादा चीज़ें मानी नहीं जाती, मतलब एक देखोगे तो ब्रॉड लेवल पे। पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कुछ कुछ पार्ट जो ये राजस्थान गुजरात से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी मॉडर्निटी आ गई है, नो, बिल्कुल ही नहीं। पर हाँ, एक और चीज़ याद रखना, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखोगे, यहाँ बहुत ज़्यादा लिबरल है, यहाँ ऐसे चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा चले जाओ, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, जहाँ ट्राइबल एरिया है। पर जहाँ पे भी डोमिनेशन, हाई कास्ट का डोमिनेशन रहा है, वहाँ आज भी ये चीज़ें जो है, ऑनर किलिंग, ये सब चीज़ें होती है।
तो इसे समझ लो कि किसका कल्चर अच्छा है। तो मतलब जो ट्राइबल कल्चर अगर आप देखोगे ना, वो ज़्यादा नज़दीक है मतलब मॉडर्निटी के। परंतु जो हाई क्लास का जो कल्चर है, हाई क्लास में तो ये पर्दा प्रथा सब हाई क्लास में तो आई है। नहीं तो आप देखो, आप जो शेड्यूल एक कास्ट है या शेड्यूल जो ट्राइबल होते हैं उनमें नहीं है ये चीज़ें। जैसे हमारे खुद हमारे कभी मैं इतना बड़ा हो गया और मैंने कभी मेरे खानदान का भी नहीं देखा। अगर कोई विधवा हुई भी है तो ऐसा नहीं तो उसको शादी करने का दूसरा मौका भी दिया जाता है हमारे। और ऐसा नहीं, आराम से शादी वादी सब कुछ ऐसा। मैं खुद में इतना बड़ा हो गया, पर सोचो वही वेस्ट राजस्थान में ऐसी चीज़ें हैं। तो यही समाज है मतलब। और ये यार अगर ट्राइबल जो लोग होते हैं उल्टा ज़्यादा ओपन होते हैं। चलो ठीक है, आगे देखिए। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकते हैं। देखो, अरे हमारे है भाई, लड़कियाँ पढ़ भी लिख रही है, जॉब भी कर रही है, रीमैरिज भी कर सकती है, तलाक भी ले सकती है आराम से। ऐसा नहीं है कि उसको समाज फिर अलग तरीके से देखता है। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को भोग नहीं कर पाती। पर हाँ, एक और बात बताता हूँ, वेस्ट राजस्थान में चाहे महिला सरपंच बन तो गई, कारण क्या होता है कि भाई 33% आरक्षण है, तो भाई सीट आएगी तो लड़ना ही पड़ेगा। परंतु याद रख लेना, जो महिला जो सरपंच बनती है ना, गांव वालों को पता भी नहीं है कि ये सरपंच है। उसका पति जो है वही निभाएगा, कि उसका ससुर है वही कर रहा है। हाँ सर, मेरे गांव में है अभी महिला सरपंच। वो घूंघट में रहती है, इसको लाती है तो भी ऐसे बैठे रहते। मैं हम भी जब पढ़ रहे थे तब सोचते थे क्या बात है, ये सरपंच है सच में, हो ही नहीं सकते। देख लो, ये हकीकत है। हाँ रियल में सर, उनको पढ़ना और साइन वगैरह भी नहीं आते सही से, लेकिन उनके पति पहले सरपंच थे, फिर उनको खड़ा करके उनको सरपंच बना लिया। काम खुद देख रहे हैं, अजीबोगरीब हालत है गाँव। देख लो, ये हालात है भाई। चलो, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से ही मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़की अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। ये तो आज भी हकीकत है। कविता, तुम्हारी तरफ तो क्या सिस्टम चलता है, मतलब अगर कोई लड़का देखने आता है तो? देखने लड़का आता ही नहीं है, वो बोलते सगा इधर से आ गए, सगा इधर से आ गए, बात कंफर्म होती है। वो लड़का नहीं देखते, वो आदमी को देखते सामने वाले। मतलब सगा मैं बताता कैसा हूँ है, क्या सगा सिस्टम कैसा चलता है, है। बस। जैसे लड़की के घर वाले गए, लड़का उनको पसंद आ गया, खत्म बात। लड़की की फोटो दिखा जाएगी, लड़की भी दिखाई नहीं जाएगी, हो गया रिश्ता बस। जैसे फोटो वोटो कुछ नहीं लाते, सीधा ही करते हैं। अब देख लो समाज कहाँ जी रहा है। चलो, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। अब देखो, ये इस टाइम के बात कर रहा है, पर सोचो अब ये होना चाहिए, पर ये अभी भी नहीं हो रहा है भारत के कुछ पार्ट में। और सोचो होना ये चाहिए, पर हो क्या रहा है, जो पिछले बहुत सालों पहले हो रहा था। देखो, जो अभी अभी यहाँ आएगा ना, वो चीज़ें वो हो रही है अभी भी। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। ये वेस्ट राजस्थान की हकीकत है। जितने बाल विवाह देखने को मिलेंगे ना, आपको वेस्ट राजस्थान में मिलेंगे। खाती इसको। हाँ, आखा तीज का सावा। अरे हकीकत है, आज भी राजस्थान की। अरे इसको है ना महिमा मंडन है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब पहली बार जो स्त्री जो मतलब लड़कियां होती है, वो बोलते हैं ना कि भाई पहली बार पीरियड आने से पहले अगर शादी हो गई तो बहुत अच्छी बात है। मतलब समझ रहे हो, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि पहली बार पीरियड आने से पहले लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। मतलब क्या ही करोगे। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। सोचो, ये होता है अम्बेडकर की देन मानो। हिंदू मैरिज एक्ट में उन्होंने चेंज किया, नहीं तो पहले 5-5 बीवियां रखते थे। पर वही ये मुसलमानों में कानून नहीं आया। यहाँ पे शरीयत जो है कानून वो चलता है, और उसके तहत उसमें 4 मैरिज अलाउडेड है। लोग 4 क्या और भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, मुस्लिम धर्म जो है पीछे होने के कारण, क्योंकि उसमें खुद ने कभी सुधार का प्रोसेस, अगर कोई उनके बारे में कोई बात करता तो वो खिलाफ हो जाते हैं। जैसे अम्बेडकर ने सोचो हिंदू धर्म का सुधार किया, चाहे उनका विरोध हुआ, पर उन्होंने उसको चीज़ को भी वो तो उस टाइम भी चाह रहे थे कि मुस्लिम धर्म अपन। नेहरू है ना, इसलिए तो बोला जाता है थोड़ा कांग्रेस को। और आज जो मुस्लिम धर्म पीछे है ना, उसका सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। वो सोचो, नहीं तो सोचो उस टाइम अम्बेडकर उसी टाइम थे, वो मुस्लिम धर्म को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। परंतु जो नेहरू के कारण है ना, नेहरू के कारण जो है मुस्लिम धर्म में सुधार नहीं होता। आज मुस्लिम धर्म जो पीछे है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस टाइम रिफॉर्म नहीं हुए। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। सोचो, इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। और ऐसा नहीं है, राजस्थान में अगर आपने सुना होगा कविता, एक हुआ था
बहुरी कांड हुआ नहीं, वो एक अलग मामला था। कुंवरी देवी करके एक कांड है, उसमें अभी की बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई 200-300 साल हाँ, पहले। 1900 के बाद की है। हाँ, उसमें सोचो जिंदा जला दिया गया था उसको। उसमें पुलिस पकड़ी भी थी। फिर उसकी कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी होती हो घटनाएं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। सती शब्द का अर्थ ही है सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को प्राय कोई पहुंच नहीं थी, जो आज भी नहीं है। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। सोचो किस चीज़ से जोड़ दिया। अब देखो ध्यान से समझना, भारतीय समाज कैसे बना हुआ है। करवा चौथ का व्रत करो पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक। अब सोचो कि भाई कोई भी होगा भाई, जो किसी की भी वाइफ बनेगी तो वो तो चाहेगी ना भाई मेरा पति ज़्यादा उम्र जिए। अब जब जिस समाज दुनिया से करती है। अब सोचो जिस समाज में ये अगर ये बात डाल दी जाएगी तुम पढ़ी लिखोगी तो भाई जल्दी से तुम विधवा हो जाओगी, तो आप सोचिए तो वो स्त्रियां क्यों पढ़ना चाहेगी। अब कितना मतलब समझ रहे हो, यही बोलते हैं ना, पुरुष ने ऐसे प्रभुत्व नहीं किया है समाज में, पितृसत्तात्मक ऐसे समाज नहीं बना, उसने ऐसे तरीके अपनाए हैं, ऐसे फॉर्मूलाज अपनाए हैं जिससे महिलाओं को शोषण हमेशा होता रहे। हाँ, समाज को भी ऐसे, जैसे स्ट्रॉन्ग कोई हो ना लड़की तो ऐसे पसंद नहीं होती है, अगर ऐसे सेमी डेरी हो ना वो भी पसंद आती है कि हाँ ये लड़की है। गाय चाहिए ना, गाय। फटाक से जवाब दो तो हाँ, फटाक से जवाब दो तो बोलते नहीं ये अच्छी नहीं है, ये तो मुंह पे जवाब देती है। मतलब वही है ना, गाय चाहिए शादी के लिए। हाँ, यही करोगे। चलो, समाज में सिर्फ स्त्रियों पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। अब शूद्र का मतलब यह है जिनको छुआ न जाए, उनकी परछाई भी ना पड़े। इस श्रेणीकरण का सबसे निचली पायदान पे ऐसी जातियाँ जो गाँवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी। सोचो जिनका योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे काम धंधे करते थे, उन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने, आज भी होता है ये चीज़ आज भी है वेस्ट राजस्थान में। जो वहाँ पे जो है राजपूत है, ब्राह्मण है, उनके कुएँ अलग होंगे, बावड़ियाँ अलग होंगी, सब कुछ अलग है, मंदिर तक भी अलग है। उसी जाति का दिखते वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी, उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखिए ऐसा कैसे हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये परिवर्तन कैसे हुए। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे, ये अलग ही वर्ड है, मुबाहिसे और चर्चाओं, ये याद रखना, कोई अच्छा वर्ड है, पहले मैंने तो पहली बार पढ़ा है, मुबाहिसे, इसका मतलब क्या होगा। और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। तो ये याद रखना कि परिवर्तन किन किन चीज़ों के कारण हुआ, तो याद रखना, एक ही पॉइंट याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। से उर्दू वर्ड लग रहा है, जैसे वार्तालाप करना ऐसा। हाँ वही है उसका, तो मुबाही से। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों को पहुंच भी थी, जो जिनके बारे में कक्षा में साथ में हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखना, पहला कारण ये है। अब क्या होगा जब पत्र पत्रिकाओं में छपेगा कि यहाँ पे देखो महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है जो सामाजिक सुधारक होंगे वो वहाँ जाएंगे, चीज़ों को सुधारेंगे। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों से पढ़ सकते हैं, उनमें से बहुत सारे। फिर दूसरी बात, जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी वो भी लोग पढ़ेंगे, जहाँ उनके साथ समाज में गलत हो रहा है। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। ये चीज़ याद रखना, अगर किसी भी समाज में अगर बदलाव लाना है तो डिस्कशन होना चाहिए। बिना डिस्कशन याद देखो अभी क्या हो रहा है, अभी नेपाल में जो क्रांति हुई है उसका कारण क्या है, यही तो कारण है ना कि वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आजकल, वहाँ पे जो भारत में भी तो यही है ना। अब मैं कोई बड़ी बात नहीं है अतिशयोक्ति कि कल भारत में भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
जिस तरीके से सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वोट बैंक की राजनीति खेल रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रही है, वोट चोरी से जीत रही है, सरकारें बनाई जा रही है, खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं, उनके बेटे सब कुछ करप्शन पे करप्शन करते जा रहे हैं। पर वही ना, जनता को अभी ऐसी बातें करते ही नहीं है लोग, करते नहीं तो एक दूसरे में झगड़ने लग जाते हैं जाति के नाम पे, धर्म के आधार पर, तो वो कहाँ सत्ता का सामना करेंगे। पर याद रखना कि ये क्वेश्चन बनेगा आपकी बार मेंस में। और जैन जी वाला जो नई जनरेशन है 1998 के बाद में, उस पर क्वेश्चन बनेगा मेंस में ज़रूर, क्योंकि सब जगह अगर आप बांग्लादेश में नोटिस करोगे वहाँ पे भी इन्हीं लोगों ने आंदोलन किया है, नेपाल में, ठीक है, इधर तुम्हारा म्यांमार में भी वहाँ पे हो गया। तो ऐसे लोग जो बदलाव चाहते थे, इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, तो मतलब इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राममोहन राय 1772 से 1833, याद रखना इसका टाइम पीरियड। अब देखिए यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन पूछा, मैं बता रहा कि क्वेश्चन आया था, जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी तरह के सुधारक थे, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन भी बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। मतलब ऐसा होता है ना, व्यक्ति के ऊपर जब तक खुद पे नहीं गुजरती है तब तक कुछ नहीं। तो ऐसा होता है कि जब ये विदेश चले जाते हैं, विदेश से पढ़ के आते हैं, तो इनके भाई खत्म हो जाते हैं, खास परिवार में इनका, तो इनकी भाभी को जिंदा वो है सती किया जाता है। तब ये मतलब ये जब तक पहुँचते हैं वहाँ तक, तब तक उनको सती कर दिया जाता है। तब फिर ये प्रण लेते हैं कि भाई अब मैं दोबारा किसी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देखना, जो लोग मतलब थोड़ा उस टाइप के रूढ़िवादी विचार, जो राजा राममोहन राय को गाली देते हैं कि ये अच्छा, मतलब वही होता ना, किसी इंसान को अच्छा काम कर रहा है तो उसको बुराइयों से जोड़ दो उसको। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी, और ये आज भी हकीकत है। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, आप देखो इनका कितना बड़ा योगदान होगा उस टाइम। सोचो, पूरा समाज एक तरफ है और ये दूसरी विपरीत दिशा में बह रहे हैं। राजा राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। देखो अब क्या जो क्वेश्चन आया था। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवा को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है, जैसे कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राममोहन राय ने इस अभियान की जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते। उसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज पारंपरिक परंपरा के खिलाफ है। देखो यही रहा, क्योंकि उस टाइम लोग जो है भाई प्राचीन उन ग्रंथों को ही तो मानते थे, तो ये वहाँ से खोज के लाते थे। इसलिए देखो यहाँ से ये भी सीखने को मिलती है कि अगर आप लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है तो वहीं जो चीज़ जहाँ से वो सीख रहे हैं गलत एटीट्यूड, वहीं से आप अच्छी सोच लाइए और उनको सिखाइए। जैसे जातिवाद मानते हैं लोग, तो जातिवाद का आप ऐसे वो दीजिए तर्क जो लोग नहीं माने इन चीज़ों पर। वही है, अब देखो ये कुंडों पर झूलने का त्यौहार कितना मानवीय है। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते। सोचो, खाल में। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों बरबर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खासतौर से आलोचना की गई। मतलब एक तरीके से बोलो ना, अंग्रेज सही रहा। भारत अगर भगवान ही जाने पे तो क्या ही होता। देखो नेपाल में कभी अंग्रेज शासन नहीं कर पाए यहाँ पे। तो देखो जैसे नेपाल में 2008 तक भी राजा का शासन चलता था और वहाँ पे डेमोक्रेसी फेलियर क्यों हो रही है, यही कारण है ना। आज भी वहाँ के कम्युनिटी आधे लोग तो ये चाहते हैं कि राजा का शासन चले। तो दिक्कत यही है, क्योंकि डेमोक्रेसी मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। पहले हम उन लकड़ियों में बांध देते हैं। राममोहन राय ने अपने विचारों पर प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखें। अब देखना कैसे कैसे लोग वहाँ पे
कैसे तर्क देते हैं सती प्रथा के समर्थक। अब देखो, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार है, ये देखो। अरे बताइए, बात सही है क्या? सर वो तो समाज ने बना दिया उस टाइम। मतलब होता है ना, एक जीन में चला गया उनके ये चीज़ें। बिना दृढ़ संकल्प वाली है, भरोसे के योग्य नहीं होती। देखो ये तो आज भी चलता है ये बातें। मतलब मेरे के सामने में ना बहुत सारे लोग ऐसे आर्गूमेंट रखते हैं कि भाई लड़कियों पे कभी भी भरोसा मत करो, वो किसी की नहीं होती है। मतलब यू कैन इमेजिन दैट, मतलब ये चीज़ें जो हज़ारों सालों से चली आ रही है, उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। अब देख रहे हो, इससे तो यही पता लग रहा है कि वो मरना नहीं चाहती है, परंतु ज़बरदस्ती उनको मार दिया जाता है। आप सोचो कितना बड़ा अपराध है ये, सती विरोधी। आप लोगों ने महिला को अपने स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? ये बात सही है। अब देखो आजकल यूपीएससी टॉप कर रही है। अगर राजनीति में भी अगर भविष्य में अगर अच्छा मौका मिला जिस दिन, देखो महिलाएं बहुत अच्छा करेगी। किया ही है ना, इंदिरा गांधी देखो ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इंदिरा गांधी ने जितने बोल्ड डिसीजन लिए हैं, जितने कठोर निर्णय लिए हैं, कोई ले ही नहीं पाया आज तक। बांग्लादेश को आज़ाद कराना उस टाइम, पृथ्वी पर्श को समाप्त करना, बहुत बड़ी बात है। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? ये बात सही है, उनको मौका ही नहीं मिला था, तो आप कैसे कह सकते हो? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो, ये पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाए, तो हम उसे ऐसे से मान सकते हैं। पर देखो आज कॉलेज, स्कूल लेवल, इनमें सब बोर्ड में देखो, एक जब 10th 12th बोर्ड में सब महिलाएं टॉप करती है। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये बात हकीकत है। तो बात देखो यही समझने वाली बात होती है कि अगर जब आप किसी को एजुकेशन ही नहीं दोगे तो वो तो गुलाम रहेंगे, सब एक सी बात है। उदाहरण के लिए पश्चिमी सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक और कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह को विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक उनका बहिष्कार भी कर दिया। सोच रहे हो समाज, आज अपन इनको मानते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान था, पर सोचो वही समाज था जो इनको सामाजिक बहिष्कार भी कर रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास भी किया था। तो ये जितनों के बारे में दिया, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहाँ यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा, राजा राम राय का आपकी बार पूछा। हाँ, तो ये कहा जाता है जो ऊपर राजा राम मोहन राय ने उन्होंने वो किया था सती प्रथा के लिए, तो सती प्रथा का उन्होंने ये तो कर दिया था, लेकिन जो विधवाएं थी उनके लिए वो विवाह के लिए कि तुम पुनर्विवाह करो, उसके लिए नहीं कर पाए थे, तो फिर ये किए थे इन्होंने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसकी कमी को पूरा कर दिया विधवा विवाह लाके, तो जिससे वो जो वो थी औरतें वो कर सकी जो सती होने से बची थी। आगे लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रही थी, जो वो थे ना राजा राम मोहन राय, जो सती प्रथा का वो लाए थे, तो वो विधवाओं के लिए जो सती होने से बच हाँ, मतलब वही हो रहा था कि देखो ना, जब सती प्रथा कानून आ गया था ना, तो दिक्कत ये हो कि भाई अंग्रेजों का कानून, फिर भी लोग, अरे हकीकत बात तो ये है, उसके बाद में बहुत सती प्रथाएं हुई थी, परंतु हाँ फिर भी लोग डरने लग गए थे। परंतु हाँ, जब क्या दिक्कत ये हुई कि अब ठीक है चलो इन्होंने कानून तो बना दिया, अपन विधवाएं रह जाती थी। और पहले ऐसे होते थे 80 साल का बुढ़ा भी 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है। सोचो ये हकीकत थी उस समाज की। अब वो तो मरेगा भाई, ज़्यादा 2-3 साल जी लेगा, 5 साल जी लेगा। अब वो 20 साल की औरत विधवा रह जाती थी। अब ऐसा कुछ था ही नहीं कि दोबारा शादी का कुछ हो। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोचो कि अब 1829 में वो कानून बना और ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बन रहा है, तो मतलब लगभग 25-26 साल। सोचो कि अब वो उससे क्या हो रहा था, विधवाओं का ना उल्टा और ज़्यादा समस्या हो गई थी कि अनैतिकता बढ़ गई थी। क्योंकि सभी बात जो 20-22 साल की एज में जो मान के चलो विधवा चलेगी, तो भाई किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध भी बनेगा उसका, स्वाभाविक सी बात है।
अब उससे और समाज में ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो इसी कारण से ये विधवा पुनर्विवाह का फिर इन्होंने जब वो चीज़ का एनालिसिस किया तो फिर जाके भाई ये चीज़ का समस्या समाधान ये है। अगर आप जैसे वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का भी जो मूवी आई थी, अगर उसमें देखा भी होगा तो उसमें शायद इस मूवी में तो नहीं दिखाया गया है, भारत की खोज अगर आप देखो ना उसमें है। उसमें एक ऐसा था कि विधवा हो जाती है, फिर उसका किसी के साथ संबंध बन जाता है, संबंध बन जाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसका फिर बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो उसको मारने के लिए आता है समाज उसको, तो फिर वो ज्योतिबा फुले उसको बचाते हैं उस महिला को। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है ना भाई, नेचुरल चीज़ों को कौन रोक सकता है, प्रकृति की जो चीज़ है वो तो होएगी ना भाई, स्वाभाविक अट्रैक्शन होगा ही किसी के प्रति। तो इस चीज़ को, सामाजिक अनैतिकता को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो गई थी, इसीलिए ये कानून बहुत ज़रूरी था उस टाइम। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीर शैलिंगम पतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, ये याद रखना। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। और मैं फिर बता रहा हूँ कि विधवा विवाह का जो समर्थन किया जा रहा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जा रहा है या इनके द्वारा किया जा रहा है, इनका पीछे एक ही उद्देश्य था, ताकि समाज में एक अनैतिकता नहीं फैले। भाई उन बच्चों का फिर कौन जिम्मेदार होगा कल, और समाज में अनैतिकता, व्यभिचार बढ़ेगा। यहाँ पे अभी भी ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई महिलाओं का सही कल्याण किस में है, कि पहली बात तो बाल विवाह मत होने दो ना, उसके बाद उनको एजुकेशन दो। एजुकेशन तो एक सही एज में शादी होगी, ठीक है, सही एज में जो शादी होगी तो ऑटोमेटिक सब ऐसे विधवा नहीं रहेगी। तब भी वहाँ पे मतलब व्यवहारिक तौर पे जो सोचा जा रहा था वो वही था कि सामाजिक अनैतिकता, ये सारी चीज़ें ना फैले, व्यभिचार ना फैले। कल किसकी संतान होगा, उसका कौन मालिक होगा, संपत्ति का हिस्सा किसको दिया जाएगा, क्या होगा। मतलब फिर भी ये बोल सकते हो कि एक जो है वो काम किया गया, पर मैं फिर बता रहा हूँ उस टाइम में भी ऐसा काम नहीं हुआ था कि जो महिलाओं को पूर्णतः रूप से आज़ाद कर दिया गया हो। नो, वो समाज के फायदे के लिए वो चीज़ की गई थी। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। देखो फिर भी ये कानून बन गया, तब भी नहीं करे। अरे क्या बात करो, आज भी नहीं हो पाती। आज भी जो विधवाएं जो हो जाती है, पहली बात तो उनका रीमैरिज होना बहुत मुश्किल होता है, और नया शादी तो कर ही नहीं सकती। आज भी समाज की हकीकत है भाई, क्या तो शादी होगी तो जिनका, हाँ भाई पहले कोई लड़का था उसके, देखो आज मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी इंडिया में दिक्कत क्या है ना, आज़ादी से पहले जितने सामाजिक सुधार हुए उसके बाद में आज तक मुझे बता दो कोई सामाजिक सुधार हुआ हो। जैसे मैं एक चीज़ में बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है। जैसे एक लड़का अगर मान के चलो उसके वाइफ से तलाक हो जाता है, या मान के चलो उसकी वाइफ ख़त्म हो गई, तो वो नई लड़की से शादी कर लेता है, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई हो, ठीक। पर वहीं एक लड़की तलाक ले लेती है या विधवा हो जाती है, तो वो नए लड़के से समाज में आज भी शादी नहीं कर सकती। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या ना, असमानता तो है ही। अरे हकीकत है ये, मैंने गलत है ना। इस तरह रूढ़िवादी तबके इसके नए कानून का विरोध करते रहे। कविता बताए, तुमने कभी देखा है ऐसा कि कोई एक लड़की हो जो विधवा हो गई, उसने नए लड़के से शादी किया हो? नहीं, शादी नहीं करते, वो वैसे ही भेज देते हैं, वापस आ जाते हैं। और नाता प्रथा बोलते हैं। हाँ, उसे फिर मान्यता भी नहीं देते, उसे फिर टोंट मारते रहते, तो पीछे से छोड़ के आई, अब यहाँ क्या कर लेगी, यहाँ कौन सी रहेगी, ऐसे टोंट मार मार के रखते हैं। सोच लीजिए ये समाज है आज भी। और फिर बोलते हैं कि हम भारत चांद, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ऐसे में ऐसी लाइनें लिखी है, भारत चांद पे तो पहुँच चुका है, अपन भारतीय समाज आज भी देखो, आज भी अपन जो है प्राचीन काल और मध्यकाल में ही घूम रहे हैं। भारतीय समाज स्त्रियों के साथ जो शोषण हो रहा है, तो कहाँ अपन, क्या मतलब वो चांद पे जाने के लिए, जिस समाज में स्त्री को अपन एक दोयम दर्जे का व्यक्ति भी नहीं बना सके, क्या मतलब है ऐसे आधुनिकता का, जहाँ पे महिलाओं को सम्मान नहीं है। ऐसा लिखे तो कि ताकि वो कॉपी चेक करने वाले उसके हाथ कांप जाए। मतलब स्वाभाविक सी बात है, सुधारवादी अगर व्यक्ति, भाई उनको IAS अधिकारी, ऐसे IAS अधिकारी चाहिए ना, ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जाके वो कुर्सी पे बैठे और पैसा ले। उनको रेडिकल सोच वाले व्यक्ति चाहिए ना, जो समाज में बदलाव लाएंगे, जो समाज की समस्या को देख रहे हैं। मेरे ऐसे में अच्छे नंबर आए उसका कारण यही है यार, मुझे पता कि और अच्छे नंबर आ सकते हैं अभी भी। ऐसे मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लड़कियां स्कूल जाने लगती है, बहुत सारे सुधार को लगता है कि महिला दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य
सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। देख रहे हो स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। देख रहे हो, ये आज भी है कि लड़की के नौकरानी रहेगी। अब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो जिस समाज में स्त्री की नैतिकता उसकी योनि से जोड़ दी जाए कि भाई अगर लड़की किसी के साथ संबंध नहीं बनाती है तो वही पवित्र है, और जो संबंध बना रही हो पवित्र नहीं है, उस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। वो समाज कभी आगे बढ़ भी नहीं सकता जहाँ सामाजिक नैतिकता वहीं तक सीमित हो जाए। कभी भी याद रखना, जब किसी लड़की के साथ रेप होता है ना, उस लड़के का कुछ भी समाज में कुछ भी नहीं होता, उस लड़की का ख़त्म हो जाता। उल्टा सोचो उस लड़की की क्या गलती है, पर समाज सोचो ऐसा है। अब एक मैंने मूवी देखी थी, नई मूवी थी, मतलब उसमें उस लड़की को ज़्यादा दोषी ठहराया जाता है। अरे हकीकत बात है, और नहीं सोचो कितना गलत समाज है। उनकी मान्यता कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पति या पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। अब देख रहे हो बाहर नहीं भेजेंगे। और आज भी देखो ना, स्कूलों में देखो, स्कूलों में मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, आज भी पेरेंट्स जो है वहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ लड़कियों की स्कूल है, बस लड़कियों को। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो भेज दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कोविड स्कूल है, जहाँ लड़के और लड़की दोनों साथ में पढ़ना चाहते हैं, आज भी माँ बाप कतराते हैं वहाँ स्कूल भेजने से। बहुत सारी महिलाओं की इसके कारण एजुकेशन ख़राब हो गई। और सबसे बड़ी बात, सरकारें भी इन चीज़ों को प्रमोट करती है अलग से। यहाँ तक तो राजस्थान में एक है टोंक में, क्या नाम है उसका, अरे वो है ना वनस्थली पे है। वहाँ पे सोचो महिलाओं का ओनली कॉलेज वोले सब है, ओनली महिलाओं के लिए। तो ये सब मेरा भी गर्ल्स स्कूल था। मेरा भी गर्ल्स स्कूल था। इससे पता लगता है कि भाई वो समाज किस लेवल पे खड़ा है, क्या चाह रहा है आज भी। सर हमारे गांव के तो उसमें भी नहीं भेजते हैं लड़कियों को कि रास्ते में तो लड़कों से बातें करेंगी। ये डमिया है, तो मेरे घर वालों ने भेजा, मैं खुश हूँ। अब सोच लीजिए आप, फिर समाज का कैसे कल्याण हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए कैसे कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा, ये इंडिया में ही रहेंगे। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। इसके बारे में एक स्टोरी भी है, मैं बताता हूँ। मतलब एक ऐसी थी जिसकी शादी हो गई थी बचपन में ही, मतलब रियल स्टोरी है। तो अब उसको पढ़ने लिखने की इच्छा थी, तो खुद ही जो है, अब पहले पढ़ने लिखने का क्या है कि शास्त्र पढ़ लो, ऐसे चलिए कि आज के ज़माने जो तुम पढ़ रहे हो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो सीरीज चलता था पहले। अब वहाँ पे रामायण हर घर में मिलती थी, या जो भी ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ सब जगह मिलते थे। अब वो जब सोचो उसने खुद से ही क्या है, धीरे धीरे फिर आगे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर आगे जाके वो महिला समाज सुधारक भी बनी। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं। क्या आपको याद है कि पिछले साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? हाँ, ये इसी की स्टोरी है शायद, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ कि मुझे याद है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है मैंने। वैसी महिला में से जिन्होंने रात में, हाँ यही है वो, रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। सोचो तो पहले ऐसा ये ना कि जो महिलाएं वो शास्त्र ये नहीं कर सकती। हाँ वो भी होता है, जब भाई पीरियड चलता है तो महिलाएं इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो धार्मिक ग्रंथ को कैसे छू सकती है। हिंदू महाविद्यालय की छात्रा है 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालयों ऐसी शुरुआती संस्थानों में था जहाँ शिक्षा दी जाती थी, उस समय लड़कों को दी जा रही थी। और एक और बात बताता हूँ, जब ये इस टाइम एजुकेशन में दी जा रही है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे? नो, इनको सिखाया जा रहा था गृह कला। अच्छा खाना कैसे बना सकती हो, अच्छी सेवा कैसे कर सकती हो, धार्मिक ऐसे सिद्धांत सिखा दो इनको ताकि पति की सेवा करती रहे। भाई ऐसे पुरुष समाज में ऐसे नहीं है। आज भी आप महिलाओं देख लो ना, आज क्यों पढ़ाया जा रहा है कि ताकि उनकी शादी हो जाए, क्योंकि आजकल लड़का चाहता है कि पढ़ी लिखी आए, इसलिए पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत भी। सर एक इंसान की जिंदगी भर झाड़ू, बर्तन, कपड़े,
और खाना बनवाना, मनपसंद की डिश बनवाना, वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो सिस्टमेटिक बना हाँ, दिया मतलब बोलते ना कि माइंड वॉश ऐसे नहीं हुआ है महिलाओं का बहुत सालों से बहुत सारे और फॉर्मूले ना मेथड जितना अपनाए गए। महिलाओं को गुस्सा आता है ना, एक दिन में खाना न दे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। उत्तर भारतीय कुलीन मुस्लिम परिवार की महिला अरबी में कानून शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी। देखो, देख रहे हो मतलब लड़की औरतें आती थी। इस स्थिति को देखते जो भी घर पे इसकी स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब देख रहे हो, ये भी है वही काम कर रही है कि शास्त्रों में जो कुरान में दिया है। 19वीं सदी के आखिर से उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं की इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। अब देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना घरेलू काम कैसे करें, धर्म के बारे में, उनके बारे में। ऐसे नहीं और पढ़ाई नहीं, और तो वे क्रांतिकारी बन जाएगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। अब ये है, देखो योगदान याद रखना इन नाम इनका। बेगम रकिया सुखावत हुसैन ने भी इसी दौर के प्रभावशाली महिला थे जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वहीं रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि पति धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। और ये बात याद रखना, जब तक धर्म है ना, धर्म स्त्री को गुलाम बना के ही रखता है। जितना आप धर्म मानोगे उतना आप गुलाम बनोगे, ये चीज़ याद रख लेना। ये हकीकत है, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, XYZ जितने भी धर्म हो, अगर आप धर्म को मानते हो तो फिर उसमें आपकी धार्मिक नैतिकता होगी कि आपको ये काम करना है, पति की सेवा करना आपका धर्म है 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिकाएं बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली तारीबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता। देख रहे हो, मैं बता रहा था वो बात, ये याद रखना। उन्हें ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में इस विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव को नतीजों को लेकर चिंतित थे और ये आज अभी जो है वापिस से यही चीज़ आ रही है। महिलाओं के ऑनर किलिंग होना, किसी लड़के के साथ देख लेना, उसके घर वाले उसको फिर एजुकेशन ख़त्म कर देते हैं। समझ रहे हो, ये अभी जो बीजेपी आई है जब से दोबारा ये माइंडसेट होने लगा है लोगों का कि महिला तो इसी चीज़ के लिए है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सोचो जो महिलाएं काम वर्क कर रही थी, लगभग 40% महिलाओं ने अपना काम छोड़ा है। हकीकत बात ये है। जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था। अब देखना कितना गहरा विवरण दिया होगा उस टाइम। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब ये है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है, देख रहे हो, गंजा कर देते हैं और उसके लहराते बाल साफ कर देता है। कविता, ये बात होती है उधर? मैंने सुना ये भी होता है। नहीं, हमारी तरफ तो नहीं होता है। नहीं बट मैंने सुना होता है राजपूत समाज में होता है, मैंने सुना है। अभी तो नहीं होता सर। अभी नहीं होता, पर मैंने सुना है ये बात होती है उधर। ये चीज सिर्फ इसलिए कि अच्छा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए, उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों के से बहिष्कार कर दिया जाता है। देखो ये तो होता है ना हाँ, ये होता है। जहाँ विवाहित महिला जाती है और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य है, उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, ये अशुभ होता है। ये बात भी सही है, ये तो अभी भी माना जाता है, ये तो हर जगह माना जाता है। ऐसा होता है कि जब आदमी की लुगाई मरते है तो वो तो विधवा होती है, पता चल जाता है। जब आदमी की लुगाई मरते तो आदमी का तो पता ही नहीं चलता ये इसकी लुगाई है या नहीं है। हाँ, वो तो नई शादी कर लेता है ना। चाहिए ना फिर।
ये तो गलत है ना, वही बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता समानता की मांगों को समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों को महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। देखो उस टाइम भी नहीं मिला था, तो भारत आज़ाद हुआ तब मिला इनको वोटिंग का राइट। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं की चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। समझ रहे हो, मैं देखो इसीलिए मैंने पहले बताया 1829 में सती प्रथा हुई थी, और मैंने क्या बोला था, उसका समाधान तो वही था। 100 साल लग गए, 100 साल एक छोटी सी चीज़ करने में। देख रहे समाज इसलिए बोलते हैं कि बहुत स्लो चलता है, और जो समाज स्लो चल रहा है वो समाज कभी प्रगति कर ही नहीं सकता। जो सोचो जब जहाँ 100 साल लग गए बाल विवाह, और जो भी आज भी 100 साल तो भूल जाओ आप, 200 साल के 300 साल हो गए, आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, वो समाज कैसे प्रगति कर लेगा बताइए। हो रहा है, थोड़ी छुट्टी है, बहुत होता है। इस कानून के बारे में लगता है कि गांव में तो वो साथ ही देते हैं, गांव वाले पुलिस वालों को साथ नहीं देते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, पुलिस वालों सब मिले जुले होते हैं। मिली जुली होती है सबकी, ऐसे वेस्ट राजस्थान में नेता हो चाहे पुलिस वाला हो, सब मिली भगत होती है सब। इसी कारण तो हो रहा है, नहीं तो क्या पुलिस वालों को पता नहीं लगता कि बाल विवाह हो रहा है वहाँ पे। पर वही यार, किसी की हिम्मत नहीं होती है। मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे IAS अधिकारी, अगर तुम कल जाके वेस्ट राजस्थान IAS अधिकारी बन गया, तुम चाहते हो मैं एक दिन में बाल विवाह रोक दो, तुम मर जाओगे, मार दिया जाओगे, अकीर बता रहा हूँ। इसलिए कोई भी चाहे टीना डाबी जब वहाँ के IAS ऑफिसर बनी, क्या तुम्हें लगता है जहाँ टीना डाबी थे सब, जहाँ सब बाल विवाह हुए हैं, परंतु वही है कारण है। उनको भी पता है कि भाई समाज अपने खुद से अंदर से प्रोत्साहन लाए, सब सुधार लाए, अगर वो थोपेंगे तो खुद मारे जाओगे। ये हकीकत है समाज की, क्या ही कर सकते हो। वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में उम्र बढ़कर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। दूसरी बात अभी है ना, इसको देखो, दो कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक चल रहा है कि भाई लड़कियों की एज भी 21 साल होनी चाहिए, इसमें असमानता क्यों, ये बात भी सही है। दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो चाह रहे हैं वापस से ये एज लाना कि महिलाएं आजकल जो है जल्दी मैच्योर हो जाती है और फिर इधर इधर संबंध बनते हैं उनके, तो वापस से ये कानून आना चाहिए। समझ रहे हो, अभी भी समाज इन्हीं चीज़ों में बटा हुआ है। अरे भाई उनके ऊपर छोड़ दो, जिसका जब मन हो शादी करे, नहीं करना हो नहीं करे। 8 साल की दुल्हन, ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाल वधू का चित्र है। कि आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है? अरे हकीकत बात है। चलो, जाति और समाज सुधार, मतलब तुम समझोगे नहीं लॉजिक। आज भी लोग क्या क्या लॉजिक देते हैं कि भाई लड़कियां ना जल्दी मैच्योर हो जाती है, इसलिए कम एज की लड़की की शादी करना चाहिए, 4-5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। भगवान ही जाने भाई। चलो, हमने अभी भी जिन समाज सुधार को जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली की गठन भी किया गया था। ये चीज़ सब याद रखना। इन सुधारक और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी ऊंची जाति के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रह बंधनों से निजात पा सके। और इनमें भी ऐसे लोग थे जो वहाँ तो जाके, क्योंकि समाज में मान लो किसी चीज़ का नेम फेम मिल रहा हो, उधर जाते तो है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में उन चीज़ों का पालन नहीं करते थे। ये भी एक विडंबना है। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे, है ना। जैसे अभी राजस्थान में फिर से अभी विवाद चल रहा है, नया कानून पारित कर दिया, जैसे ईसाईकरण। भाई जो ईसाई कौन बन रहा है, जो मान के जिन्होंने धर्म चेंज किया वो कौन कर रहा है आज के दौर में भी, या जो पहले भी मुगल काल था उस टाइम। भाई जिनके समाज ने उनके साथ शोषण किया है, दलितों के साथ,
ठीक है, ट्राइबल्स के साथ। जब उनको तुम समान व्यक्ति के दर्जे समझे नहीं हो तो वो दूसरे धर्म कन्वर्ट करते हैं। और आज बीजेपी बोलते कि नहीं सब हिंदू है, पर जब जातिवाद की बात आएगी तो नहीं, तुम सब अलग हो। भाई बहुत खतरनाक राजनीति है। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों, नगर पालिका में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहर के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। उसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वाले, नाले साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आए? इन कामों को संभालने के लिए गाँव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे और वहाँ मजदूरी की मांग हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे, क्योंकि समझ गाँव में उनका मान सम्मान कुछ भी नहीं था। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए थे। नए स्तरों पर काम अक्सर बहुत कठोर होते थे। कठोर था, परंतु गरीबी निचली जातियों के लोगों को यह गाँव में श्रवण जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। सोचो, एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी में, सोचो जॉन एलन नामक इस कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। उनमें ज़्यादातर मजदूर जो निचली जातियों के होते थे। जूते कौन बना सकता है जो आज चमार है? सोचो, आज भी उनको है दृष्टि से देखा जाता है। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं को चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जाति पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारगर और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा भी ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब देखो, जैसे लाभ दिखेगा ना तो बड़े बड़े ब्राह्मण सब आ जाएंगे इस काम में। रात देख लो तुम। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोग महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर पिता एक सैनिक स्कूल में भी पढ़ाते थे। तो अब धीरे धीरे देखो अंग्रेजों के आने से कैसे फायदा हुआ है दलितों को। इनको कक्षा में जगह नहीं थी। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। देख लो, ये हालात है। अम्बेडकर के साथ, खुद के साथ हुआ था। जब उन्होंने उस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्ष के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त देगी। अब देख रहे हो, अब बाहर, स्कूल के बाहर, कमरे के बाहर, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके, वहाँ जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। यहाँ तक अम्बेडकर जब सोचो टीचर बन जाते तब भी उनके साथ भेदभाव होता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम डॉक्टर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर श्रवण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। अब देखो, ये आपकी बात जो क्वेश्चन पूछा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आएगा यूवी रामेश्वर नायकर का भी आएगा, ज्योति फुले का जो मेंस में क्वेश्चन पूछा, सब मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाता एनसीईआरटी से बाहर, पीटीओ से मेंस। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक ये ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। ये छत्तीसगढ़ में, याद रखना, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकार के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ इजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों को बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। याद रखना, ये यूपी से गलत क्वेश्चन पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके महत्वपूर्ण कथन था, औरो जाति औरो मतम और देवम मनुष्यान, मानवता एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। ये याद रखना श्री नारायण गुरु का है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जाति में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। गुलामगिरी। अब देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आपकी बार पूछा, मूवी बनी थी इसलिए पूछा था क्वेश्चन। निम्न जाति नेताओं से ज्योतिराव फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। 1857 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। अब देख लो, ये है योगदान इन लोगों का। नहीं तो सोचो भाई, अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो ये कभी नहीं चाहते कि भारत आज़ाद हो, मतलब भारत में मतलब सामाजिक बंधुता कभी खत्म हो।
बड़े होने पर उन्होंने अंग्रेजों को अपने फायदे थे इसलिए वो पढ़ा भी रहे थे, पर उनको इसलिए पता था कि यही चीज़ आगे जाके लोग करेंगे। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों को आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाले मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की। फुले ने दावा किया कि आर्य के शासन से पहले यहाँ श्रवण युग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र श्रमिक जाति और अति शूद्र अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित सत्य सदर समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम भी चलाई और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब भी लिखी थी, याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। याद करो जब 1863 में होता अब्राहम लिंकन के बीच में, उसके द्वारा जो था। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस अवधारणा से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, महिलाओं की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार के आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में जो अब की बार पीटी 2025 में आया। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक नाम जो दिया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगलेक्ट नहीं करना। मैं यहाँ और तुम कहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म को वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया और अभी वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। और वे हमारे शुद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। अब ये देखो बीजेपी का भी यही एजेंडा है, भेदभाव भी यही लोग करेंगे और बोलेंगे नहीं हम जब तक एक नहीं होंगे, जब वोट मांगने की बात आएंगी तो कटेंगे तो बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ ऐसा यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा ये स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। देख रहे हो ज्योतिराव फुले ने आज से 200 साल पहले जो लिखा था आज भी बीजेपी वही कर रही है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। हम भी इंसान हैं, 1927 अम्बेडकर ने कहा था। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं और औरों की तरह हम भी इंसान हैं। ये मूवी देखना अम्बेडकर की, उसमें महाड़ करके सत्याग्रह है, उसमें किया था ये। हिंदू समाज के 2 मुख्य सिद्धांतों समानता जातिवाद की समाप्ति पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया 1792। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वार के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। सोचो मंदिर में घुसने की तो बात दूर है, मंदिर में कौन जा सकता था। अम्बेडकर पर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्हें इस बात का बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें श्रवण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। सोचो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति संरचना पर भी काफ़ी लिखा था। सन 1927 में अम्बेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वक की जगड़ कितनी मजबूत है। सोचो अब देखो ये रहा यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। 2025 का क्वेश्चन 2019 में भी पूछा इनके बारे में। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यही प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्यों आक्रमणकारियों के वंशज जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। तो याद करो देखो ज्योतिराव फुले ने भी यही बात बोला था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया। देख रहे हो कांग्रेस और जो बात करती है भारत को आज़ाद दिलाने की, सामाजिक आज़ादी तो नहीं दिला पा रहे हो तुम।
तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। दावत में निम्न जातियों और जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी, शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति की असली वाक अछूती है, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुख्य सामाजिक विभाजनों, असमानताओं को ईश्वर पद मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। मैं बता रहा हूँ, देख लो, महिलाओं का शोषण का कारण भी कौन? धर्म। अछूतों का कौन है? धर्म। भाई धर्म, वो कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं बोलता था कि धर्म जो है अफीम के समान है। बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर उन्होंने बोला कि धर्म की जब तक आप, धर्म एक ऐसा है जो आपको, जैसे होता है ना कि एक अपराधी को जैसे जेल के उसे बांध दिया जाता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है बस, तो धर्म ऐसा ही है, धर्म व्यक्ति को गुलाम बनाता है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता। सोचो आज जो है आरएसएस चाहती है कि मनु द्वारा रचित उससे शासन चले। आरएसएस वाले तो आज ही मानते हैं कि मनु जो है, मतलब क्या बात करूं मैं, मतलब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मनु के द्वारा जो है उसके द्वारा शासन चले, संविधान तो होना ही नहीं चाहिए। भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिला पुरुषों को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों को सहारा लिया। ये दलीलें लोगों सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखनों, आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मा आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। आप देख रहे हो, अपोजिटिव भी आएगा। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाती है उस नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। अपने से काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। महिलाओं के बारे में पेरियार ने क्या लिखा है? तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें से पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों की सलाह देते थे कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है। सोच रहे, उपहार मतलब जैसा चाहे वो जैसा यूज करे। अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। इससे पता चलता है कि कैसा क्या चाह रहे थे वो लोग। चलो आइए, अब सुधार को लिए संगठित होना। ये केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। सबसे बड़ी बात है ये खुद ही थे मतलब बाल विवाह के विरोधी, और खुद ही जाके बुढ़ापे में शादी, जैसे अपने बच्चे की शादी कर लेते हैं, ऐसा कुछ था। मतलब ये खुद शादी करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1823 में की गई थी। संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि की विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथा या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदेश, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचार को आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं को प्रकाश डाला। अब देखिए, ये भी पेजिंग क्वेश्चन पूछा। हेनरी डेजेरियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। 1920 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट, याद रखना ये चीज़। उनके विद्यार्थियों ने परंपरा रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षा को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचार से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संसद में उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचार को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। देख रहे हो, अतः भारतीय लोगों उन्हें रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवार से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इसलिए बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया था। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर भी तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए।
अधिक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवा को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा प्रोत्साहित किया और विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विवाह तथा महिला शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अब ये देखो महिलाओं के मतलब मुसलमानों में यही सोचो, देखो ये भी देखो अंतर। अभी हिंदुओं में देखो कितने सुधारवादी हुए हैं, पर मुसलमानों में देखो एक आध ही है, नहीं तो सब जो है। अब देख रहे हो कांग्रेस भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही थी जो रेड मतलब रूढ़िवादी थे। वोट बैंक लेती है। हाँ वोट बैंक लेती है। मतलब कांग्रेस की तुष्टिकरण यही बहुत बड़ा कारण है आज भी जो मुसलमान धर्म का पीछे होने का। सोचो कांग्रेस अपने फॉर्मेशन से तब से ऐसा कर रही थी। अब सोचो इसका विरोध करती है। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों पर आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन शिक्षण सुधार क्षेत्र में गहरा प्रभाव। अब सोचो इसको आज वो ना इनका विरोध इसलिए करते थे क्योंकि ये ना अंग्रेजों के साथ। अरे बात अंग्रेजों के साथ की नहीं है, इनको पता था ना कि भाई मेरे समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो साथ थी नहीं, कांग्रेस रूढ़िवादी लोगों के साथ थी। तो इसको पता था कि अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट भी करूंगा तब भी मेरे समाज का तो नुकसान है ना। तो इन्हें अपने समाज को प्राथमिकता दी। अरे बात सही है, गलत इसमें क्या, सब तो अपने समाज को प्राथमिकता दे ही रहे थे ना। अरे कुछ ही नहीं, आज बीजेपी है तो तुम लोगों को गलत लग रहा है। जिस दिन कोई अच्छा इंसान होगा भाई ये भी पूजे जाएंगे, पर वही है समाज में इनकी आज वो इज्जत नहीं है। भाई आप समझिए इनका उद्देश्य तो सही था ना, जैसे वही गांधी जी का सिद्धांत साध्य साधन की पवित्रता वाला। पर भाई इनको पता था भाई कांग्रेस सपोर्ट कर ही नहीं रही उस चीज को, कांग्रेस तो रूढ़िवादी उसको सपोर्ट कर रही है। और इनका जो देवबंदी वाला है उन्होंने तो इसके खिलाफ किया। हाँ वही देवबंदी वाले कौन थे, वो रूढ़िवादी थे। हाँ तो वही बात है ना। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासी, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण से जिसमें गैर सिख समझते थे मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 सिख सभा आंदोलन के नेता द्वारा स्थापित किया गया था। अब और विश्व में क्या हो रहा था, काले गुलाम और गोरे बगान मालिक। आप ये जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच इस तरह का संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दासता की प्रथा क्या थी? अब देखो भाई दासों का मतलब अपने जीवन पे भी अधिकार नहीं होता था। अगर जैसे उसका जो उसको गुलाम बना के रखा था, अगर वो बोल देता था कि तुझे मरना है अभी जा, कूदना पड़ता था। सोचो कितनी घोर प्रथाएं रही हैं। 7वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को भेज देते थे। सोच रहे हो, मनुष्य का भी ट्रेड होता था। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था। ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में गुलाम को फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। को फटने मतलब सूरज उदय से लेकर। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और असवेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिका क्रांति की भावना का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों को अपने घोषणा पत्र को देखें। क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ नहीं आती है? गोटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाए ताकि धरती से जनता की और जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। गुलामों की बिक्री हो रही है। देखो दक्षिण अमेरिका में 1856 ये संभावित खरीदार नीलामी अफ्रीका से लाई गुलामों की जांच पड़ताल। अब एक और बात बताता हूँ। अब देखो अब्राहम लिंकन के बारे में बोला जाता है कि जब ये चुनाव तो जीत जाते हैं उस टाइम अपने राष्ट्रपति बन जाते हैं। और इसका यूनाइट करने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था इसका, क्योंकि नहीं तो बटा हुआ था, नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ था अमेरिका उस टाइम। दूसरी बात तुम्हें पता है इनकी मृत्यु, इनको मारा क्यों जाता है? यही कारणों से कि इन्होंने गुलामों को आज़ाद कर दिया, काले गोरे को एक कर दिया, इसलिए मार दिया जाता है इनको आखिर में। क्या ही करोगे। चलो
निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन प्रसार किया? तो ये तो पता होना चाहिए सबके। अरे ये यार रखना, जितने भी नाम हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में जाके नेट पर सर्च करके, जहाँ से पढ़ने को मिले आपको वहाँ से पढ़ लेना। चलो बताइए सना, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। ये सही है गलत? बंगाल पर कब्जा किया था, चतुर्थ को बंगाल पर कब्जा किया था। नहीं, गलत। कविता बताइए सही है गलत? सही है। नगीना है यहाँ पे? नगीना हाँ जी सर। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है? जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए। तो वो पहले है ना एग्रीकल्चर वाले को काम में लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो उनको बेनिफिट देता है ना, उससे काम करते हैं। वो विवाह वगैरह इनसे वो बाद में आते हैं, करते हैं ये काम लेकिन बाद में करते हैं, तुरंत नहीं करते। अरे संपत्ति उत्तराधिकार तो उन्होंने कहाँ बनाया था? चलो विवाह का भी बाद में बनाया। गोद लेने की प्रथा, गोद लेने की प्रथा तो याद करो 1857 की क्रांति तक तो वो ऐसे ही मना करते थे। डलहौजी ने सोचो ना वे बाद में करते तो हैं सर, जो हड़प नीति के अकॉर्डिंग। अब 1857 क्रांति के बाद में करते हैं ना, जब उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो गई अपने से। तुरंत बाद में करते। चलो समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके से सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। ये सही है गलत? गलत। भाई उसी का तो मैंने बताया था ना भाई, उसी का तो रेफरेंस लेके वो करवाते थे भाई। समझ देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा, राजा राममोहन राय ने बताया कि सती प्रथा नहीं थी शास्त्रों में। सुधारकों को देश के सभी लोगों को पूरा समर्थन मिलता था, सभी लोगों का। देखो एक्सट्रीम वर्ड है, गलत। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, ये बात सही है गलत है? याद करो सती प्रथा अधिनियम आया था 1829 में। तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? 6 साल बाद आया था ना सर। हाँ चलो, कुछ तो देख रहे हो, मतलब क्लास में बैठे नहीं हो। चलो, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान सुधारकों को नए कानून बनाने की किस तरह मदद मिली? ठीक है, लड़कियों के स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? हाँ ये याद रखना। पहला, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ता हूँ लड़कियों से रिलेटेड। देखो, लड़कियों के स्कूल नए भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? उनमें से कौन से कारक आज भी जिम्मेदार है? आज भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहले तो कारण बताओगे भाई, कौन जो आज भी मतलब उस टाइम नहीं भेजे जाते थे, परंतु आपको वो भी बताने कि उनमें से कौन से कारक है जो आज भी जिम्मेदार है, तथा अन्य कारक जो भी है उनके बारे में लिखना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ईसाई प्रथा बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? कुछ लोगों ने समर्थन किया है। जहाँ तो अंग्रेज काल में इस लोग कौन से नए असुविधा जो निम्न मानी और जाति के संबंधित थे। ज्योतिराव ने सुधारकों ने समाज में जातीय संबंध की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? फुले अपने पुस्तक गुलामगिरी आज़ादी के लिए चल रहे जमीनी आंदोलन समिति क्यों किया? मध्य प्रदेश आंदोलन में बैठ क्या हासिल करना चाहते थे? दूसरे फुले रामचंद्र नेगर राष्ट्रीय की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना सकते हो। ज्योतिराव फुले और रामचंद्र नेगर राष्ट्रीय आंदोलन आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? चलो रुको 1 मिनट, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ तो मैं। जो इनसे रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है ना, उसी में से क्वेश्चन बना के देता हूँ, इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन तो इनसे आया है ना पीवाईक्यू में कि जो आचार्य विनोबा भावे थे उनका। नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले का आया ना आपकी बात। हाँ, उनका भी आया है। तो मेरा सवाल ये था कि इन्होंने जो पहला क्वेश्चन बनाया ना, उसमें ये सारे नाम दिए, तो इनका सबका अलग अलग नोट तैयार करना है कि 2-3 लाइन का करके खत्म? क्या इन क्वेश्चनों का? नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। हाँ, राजा राम
हाँ, इनके बारे में जितना डिटेल में जे जे इन्होंने कौन सी संस्था है, जो जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो इनके बारे में डिटेल में पढ़िए। आपको विपिन चंद्रा में मिल जाएगा इसके बारे में पढ़ने को, थोड़ा नेट पे सर्च करो। इनके द्वारा संस्था है, इनके द्वारा कोई प्रमुख काम किए गए, वो तो जानना है ना उनके बारे में, तो ये तो याद रखना। चलो रुको, एक क्वेश्चन बना के देता हूँ तुम लोगों को। आपकी तरफ से आवाज कैसे हो रही है? रुको। एक है ना GS4 में भी क्वेश्चन आया था, सोचो यहीं से ही। GS4 के लिए तो फिर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो अलग से टॉपिक विचारकों का दे रखा है। हाँ, तो उसमें ये भी आएंगे। चलो ठीक, कोई नहीं, छोड़ो, ये इस क्वेश्चन को ही कर लो। 1 मिनट रुको। मैं क्वेश्चन नया बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है, मतलब मैं उसमें आपको सबके बारे में लिखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ ना। भारतीय सामाजिक सुधारकों के प्रयासों का विवरण दीजिए जिनके कारण स्वरूप जाति प्रथा एवं महिला सुधार को बढ़ावा मिला। समझ में आया? तो इसमें सबके बारे में आ जाएगा इस क्वेश्चन में। भारतीय समाज सुधारों के प्रयासों को विवरण दीजिए जिनके कारण स्वरूप जाति प्रथा एवं महिला सुधार को, इसमें चाहो तो शिक्षा भी जोड़ लो, शिक्षा जाति प्रथा एवं महिला सुधार देखो क्या, भारतीय सामाजिक सुधारों को प्रयासों को विवरण दीजिए जिनके कारण स्वरूप शिक्षा जाति प्रथा एवं महिला सुधार को बढ़ावा मिला एवं, थोड़ा इसको 15 नंबर का क्वेश्चन बना देता हूँ ना। एवं इनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतलब आपको करंट का भी देखना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यमान चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। मतलब आज क्या चुनौती है, उनके सुधार होने के बावजूद भी, उस टाइम तो थी, पर आज भी जो है जाति प्रथा, शिक्षा, महिला सुधार में क्या दिक्कतें आ रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये 15 नंबर का अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर लिखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो कल ये आखिरी चैप्टर है, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसका टेस्ट लूँगा, ये चीज़ याद रखना। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, इसमें 90-40 नहीं है अभी। इसी बुक को खत्म करके टेस्ट लेंगे कि 12th वाले कराएंगे? नहीं, उसके पहले बाद इसका लूँगा, एक 5 क्वेश्चनों का टेस्ट लूँगा, फिर वो बाद में लेंगे ना, फिर उसमें क्या रहेगा, अभी तो बहुत काम बाकी है इसमें। एक टेस्ट तो देखो, अभी तो 2 दिन है, मतलब आज क्या होगा, ट्यूसडे, तो फ्राइडे तक हो जाएगा शायद। आगे तो वो चैप्टर नहीं है कि एक चैप्टर देख लेते हैं। हाँ, हो गया, तो मतलब फ्राइडे को आपका इसका एक टेस्ट सामने बैठा के लूँगा, 1 घंटे तक 5 क्वेश्चन दूंगा, और वो बैठ के आपको लिखना पड़ेगा फ्राइडे को। और सैटरडे को शायद हो सकता है फ्राइडे को मैं CCET का टेस्ट लूँ, सामने बैठा के लूँगा। CCET का भी टेस्ट होगा और ये भी टेस्ट होगा आपका फ्राइडे तक। सर सैटरडे को क्या करते हैं आप? सैटरडे संडे को? सैटरडे संडे वो मैं छुट्टी रखूँगा उसमें। स्पेशल काम है कि वैसे? भाई नहीं, मुझे छुट्टी चाहिए जो भी है, पर नहीं, मुझे ऑप्शनल पढ़ना होता है, इसलिए भी। या दूसरी बात नहीं, वो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी,
चलो ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लिख के आना कल, फिर मिलते हैं 2 दिन, मतलब थर्सडे तक कब तक ख़त्म हो जाएगा। फ्राइडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, और वो बिना देखे लिखना है। चलो ठीक है, बाय बाय।